brought to you by Kuku FM. Download the app now. बड़ी लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हंसी, सारी दुनिया में सनम तू अकेला ही नहीं, तू है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। रूठा हुआ नायक शिकवा करते हुए नायिका से कहता है, तू नहीं और सही और नहीं और सही। कुछ कुछ इसी अंदाज का एक उलाहना पाकिस्तान ने भी दिया है। उसने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अगर तुम्हें हमारी कद्र नहीं तो हमें भी गरज नहीं, हमें भी और चाहने वाले मिल जाएंगे। पाकिस्तान के रूठने की वजह है एक तरफा इंतज़ार। महीनों हुए जब से वो बेसब्री से किसी की बाट जो रहा है। इस प्रतीक्षा में उपेक्षा भी है, अपमान भी और भविष्य की अनिश्चितता भी। इन्हीं वजहों से पाकिस्तान ने अमेरिका को कहलवाया है कि डूड, वी हैव अदर ऑप्शंस। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा हमारा कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करेंगे 66 बरस पुराने एक वाकये से। साल था 1955। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी हिस्से में अफगानिस्तान से सटी सीमा के पास एक प्रांत था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इसे अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। इसी का सबसे बड़ा शहर है पेशावर। पेशावर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर दक्षिण की दिशा में एक गांव है बडबेर, छोटा सा सुदूर देहात का इलाका, इतना अलग थलग कि किसी को कभी याद भी नहीं आती थी इसकी। बडबेर का ही एकांत बैकड्रॉप बना एक मशहूर जासूसी प्रकरण का। कौन सा प्रकरण बताते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। हमने बताया कि ये 1955 की बात है। इससे 8 साल पहले 1947 में भारत विभाजन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। वो गुट निरपेक्ष आंदोलन के झंडा बरदारों में से एक थे। गुट निरपेक्ष मतलब कोल्ड वॉर से तटस्थ। यही टोन मेंटेन करते हुए अक्टूबर 1949 में नेहरू अमेरिका के लंबे दौरे पर गए। वहां उन्होंने राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से मुलाकात की। कहा कि जहां तक कोल्ड वॉर में गुटबाजी की बात है तो भारत तटस्थ रहेगा, मगर इसके अलावा दोनों देश आपसी सहयोग के कई कॉमन ग्राउंड तलाश सकते हैं। दोनों अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। नेहरू का ये नैतिक हाई ग्राउंड अमेरिका को नहीं भाया। उसके लिए पार्टनर वो थे जो शीत युद्ध में उसकी साइड थे, जो उसकी टीम में नहीं थे। उनके साथ रिश्ते प्रगाढ़ करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब चलते हैं पाकिस्तान पर। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने लियाकत अली खान। मई 1950 में वो 23 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उनकी बड़ी खातिरदारी की। ट्रूमैन का एक निजी विमान था, इसका नाम था इंडिपेंडेंस। उन्होंने अपना ये विमान लंदन भेजा और इसमें बैठकर लियाकत अली खान वॉशिंगटन आए। उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रूमैन खुद एयरपोर्ट पहुंचे। कुल मिलाकर ट्रूमैन ने लियाकत अली खान का खूब स्वागत सत्कार किया। ट्रूमैन गवर्नमेंट द्वारा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को दिए गए इस वेलकम की एक बड़ी वजह थी पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति। पाकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी था। 1950 के दशक की शुरुआत से ही अफगानिस्तान में सोवियत का दखल बढ़ रहा था। अफगानिस्तान के आखिरी राजा मोहम्मद जाहिर शाह के भाई थे मोहम्मद दाऊद खान। 1953 में उन्हें अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया। दाऊद खान सोवियत समर्थक थे। उनके कार्यकाल में सोवियत और अफगानिस्तान करीबी सहयोगी बन गए। अमेरिका सोवियत को अफगानिस्तान से निकालना चाहता था। इसके लिए उसे एक बेस की ज़रूरत थी। उसे इस बेस का स्कोप दिखा पाकिस्तान में। पाकिस्तान को गुटनिरपेक्ष रहने का लोड नहीं था, उसे फंड और हथियार चाहिए थे। भारत से जुड़े मामलों, खास तौर पर कश्मीर मसले को लेकर इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए था। ये सपोर्ट अगर सुपर पावर अमेरिका से मिलता तो सोने पर सुहागा था। संक्षेप में समझिए तो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के पास एक दूसरे के मतलब की चीजें थीं।
यही लेन देन की व्यवस्था उनके आपसी रिश्तों का आधार बनी। इसी एडजस्टमेंट को मजबूत करने के लिए मई 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस अग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत अमेरिका ने आर्थिक और सैन्य मदद के नाम पर पाकिस्तान को भारी भरकम फंड दिया। आर्थिक सहायता के मद में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए करीब 18,000 करोड़ रुपए और सैन्य सहायता के मद में दिए करीब 5,000 करोड़ रुपए। इनके अलावा पाकिस्तानी सैनिकों को अमेरिका बुलाकर ट्रेनिंग भी दी गई। ये सारा बैकग्राउंड बताने के बाद लौटते हैं 1955 के उस प्रकरण पर जिसके जिक्र से हमने एपिसोड की शुरुआत की थी। इस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को पश्चिमी पाकिस्तान में एक निर्जन जगह की तलाश थी, एक ऐसी जगह जो अफगान बॉर्डर से बहुत दूर ना हो, इतनी अलग थलग लोकेशन हो कि वहां से हो रही गतिविधियां सोवियत के रेडार में ना आए। CIA यहाँ सीक्रेट रेडियो स्टेशंस बनाना चाहता था। वो इन रेडियो साइट्स के मार्फत सोवियत के ट्रांसमिशंस को मॉनिटर करना चाहता था ताकि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम समेत सोवियत की बाकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके। CIA की ये तलाश खत्म हुई पेशावर से 10 किलोमीटर दूर बसे बडबेर गांव पर। पाकिस्तान की सहमति से अमेरिका ने इसी बडबेर गांव में बसाया 6937 कम्युनिकेशंस ग्रुप का स्टेशन। बाद के दशकों में जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान में पैर जमाने, वहां ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान को बेस बनाया, उस ट्रेंड की पहली मेजर शुरुआत बडबेर में ही हुई थी। ये उस रिवाज की शुरुआती मिसाल थी जिस रिवाज के तहत पाकिस्तान ने अमेरिका के जासूसी और सैन्य ऑपरेशंस के लिए अपनी ज़मीन मुहैया कराना शुरू किया। इस सपोर्ट के बदले पाकिस्तान को मिलने वाले अमेरिकी फंड की मात्रा भी समय के साथ बढ़ती चली गई। साथ ही उन्नत हथियार भी मिले। मसलन पाक वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए 1957 में अमेरिका ने पाकिस्तान को 100 F-86 फाइटर जेट्स की खेप दी। इसके अलावा कई F-104 स्टार फाइटर्स भी दिए। ये उस दौर का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान था। 1965 का युद्ध कई मायनों में अमेरिका और पाकिस्तान की इस दोस्ती का एक साइड इफेक्ट था। अमेरिका ने पाकिस्तान को SEATO का सदस्य बनाया था। SEATO का फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी NATO की ही तरह एक संधि थी। इसका मुख्य मकसद था दक्षिण एशिया में कम्युनिज्म के विस्तार को रोकना। इसकी सदस्यता के बदले सदस्य देशों को अमेरिका एंड कंपनी की गारंटी मिलती थी कि किसी भी जंग के समय उन्हें मदद मुहैया कराई जाएगी। पाकिस्तान ने यही सोचकर SEATO ज्वाइन किया था। उसे लगा था भारत के खिलाफ जंग हुई तो उसे सपोर्ट मिलेगा। कुछ इसी ओवर कॉन्फिडेंस और थोड़ा चीन की शह पर 1965 में कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए पाकिस्तान ने चढ़ाई कर दी। दोनों देशों में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध को जीतने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से मिले उपकरणों और फंड्स का इस्तेमाल किया। 1965 के वॉर में पाकिस्तान ने जितने रुपए बहाए थे उसमें से करीब 3,700 करोड़ रुपए उसने अमेरिकी फंड से ही डाइवर्ट किए थे। उसने युद्ध में अमेरिकन लड़ाकू विमानों को भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था, मगर इनके बावजूद पाकिस्तान युद्ध में पिछड़ गया। उसने अमेरिका से मदद मांगी, कहा कि वो कश्मीर को लेकर भारत पर दबाव बनाए, मगर अमेरिका ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने पाकिस्तान पर संघर्ष विराम का जोर डाला। इस युद्ध के चलते अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में दरार भी आई। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिकी मदद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करके सहायता की शर्तें तोड़ी हैं।
इसी आधार पर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के ऐसा करने की एक बड़ी वजह चीन भी था। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती थी। अमेरिका चीन के बढ़ते असर को काउंटर करना चाहता था। भारत के हारने का मतलब था एशिया के पावर कॉरिडोर्स में असंतुलन, चीन की बढ़त। इसीलिए अमेरिका को पाकिस्तान और चीन की नजदीकी अखर रही थी। ये एक बड़ी वजह थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान की आक्रामकता पर एकाएक कैंची चला दी। हालांकि अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को भी महसूस हुआ कि वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने रक्षा साझेदारियों के लिए विकल्प तलाशने शुरू किए। पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता बढ़ती गई। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कड़वाहट भले आई हो, मगर उनके संबंध पूरी तरह नहीं टूटे। दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। अमेरिका के लिए पाकिस्तान का मतलब था अफगानिस्तान और उससे आगे सेंट्रल एशिया का गेटवे। इसके अलावा एक और तात्कालिक मकसद भी था जिसके लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी। इस मकसद का नाम था चाइना। 1969 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने रिचर्ड निक्सन। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंगर। किसिंगर चीन के प्रति अमेरिकी पॉलिसी को बदलना चाहते थे। इस वक्त तक अमेरिका चीन को मान्यता नहीं देता था, वो ताइवान को सपोर्ट करता था। किसिंगर की राय थी कि अमेरिका को चीन का इंटरनेशनल आइसोलेशन खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान की मदद से अमेरिका और चीन की वार्ता शुरू हुई। जुलाई 1971 में हेनरी किसिंगर चीन की गुप्त यात्रा पर पहुंचे। इसी के साथ चीन और अमेरिका के आधिकारिक संबंधों की प्रस्तावना लिखी जाने लगी। यानी अमेरिका के लिए पाकिस्तान खाने में नमक की तरह था। अमेरिका उसे कई तरह से और अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करता था। इस चक्कर में अमेरिका को पाकिस्तान के गुनाह भी नज़रअंदाज करने पड़ते थे। मसलन पाकिस्तानी सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में किया गया नरसंहार। अमेरिका ने इस पर चुप्पी बनाए रखी। निक्सन और किसिंगर एक तरफ पाकिस्तान की मदद लेकर चीन के साथ रिश्ते बना रहे थे और दूसरी तरफ इस सारे एडजस्टमेंट को अकोमोडेट करने के लिए वो पाकिस्तान के युद्ध अपराधों पर चुप्पी बनाकर बैठे थे। निक्सन और किसिंगर की ये कथित क्वाइट डिप्लोमेसी इतनी दोहरी थी कि वो भारत को खुलेआम अग्रेसर बता रहे थे। एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान पर मिलिट्री एम्बार्गो लगा रखा था, वहीं दूसरी तरफ निक्सन और किसिंगर ने अवैध तरीके से थर्ड पार्टी ट्रांसफर्स के मार्फत पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाई भिजवाई। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मदद के लिए अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में रवाना कर दिया। मगर अमेरिकी मदद के बावजूद पाकिस्तान ये युद्ध नहीं जीत सका। बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को गंवाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो की निक्सन से नज़दीकी थी। इस दौर में भी पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ बने रहे। फिर 1979 में सोवियत ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की चांदी हो गई। अफगानिस्तान के पड़ोस में बसे होने के चलते उसकी वैल्यू बढ़ गई। सोवियत को हराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ही रास्ते अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों की फौज खड़ी करवाई, उन्हें हथियार और फंड्स भिजवाए। अमेरिका ने पाकिस्तान को भी खूब पैसा दिया। इस दौर में अमेरिका से आर्थिक मदद पाने के मामले में इजराइल के बाद पाकिस्तान का ही नंबर था। एक दशक तक चले अफगान वॉर में पाकिस्तान ने खूब कमाई की। पाकिस्तान गरीब रहा, लेकिन उसकी सेना, मिलिट्री अफसर और ISI खूब दौलतमंद हो गए। 1989 में सोवियत की अफगानिस्तान से विदाई हुई। इसके बाद अमेरिका की भी दिलचस्पी कम होने लगी पाकिस्तान में। उसे एकाएक याद आया कि अरे, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे दिए पैसों का इस्तेमाल न्यूक्लियर प्रोग्राम में कर रहा है। सो 1990 में यानी अफगानिस्तान से सोवियत की विदाई के 1 साल बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा दिए।
अब अमेरिका को पाकिस्तान के और ऐप भी दिखने लगे। उसे नजर आने लगा कि पाकिस्तान किस तरह आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, भारत में आतंकवादियों की सप्लाई करता है। 1992 में अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी, कहा अगर वो भारत को टारगेट करने वाले आतंकियों को सपोर्ट करना जारी रखता है तो उसे स्टेट स्पॉन्सर्स और टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान के आपसी रिश्तों में कड़वाहट बढ़नी जारी रही। 1998 में नवाज शरीफ सरकार ने परमाणु परीक्षण करवाया। अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, साथ ही उसे दी जाने वाली आर्थिक मदद भी बंद कर दी। अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान की री एंट्री हुई 2001 में। इसकी वजह बना 9/11 का आतंकी हमला। अल-कायदा और उसके सहयोगी तालिबान पर अमेरिका ने हमला कर दिया। इस वॉर अगेंस्ट टेरर ने पाकिस्तान को फिर से वैल्यू दिलाई, उसे फिर से अमेरिकी फंड्स मिलने लगे। एक तरफ पाकिस्तान सहयोगी बनकर अमेरिका से फंड्स ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका विरोधी आतंकवादियों की भी मदद कर रहा था। मतलब इस युद्ध में पाकिस्तान दोनों टीमों की तरफ से खेल रहा था। अक्टूबर 2001 से शुरू हुए अफगान वॉर के इस नए चैप्टर में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच उठापटक के कई मौके आए। दोनों ने ही एक दूसरे की कई बार आलोचना की, दोनों ने एक दूसरे की भूमिका पर उंगली उठाई। मसलन मई 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना बताए उसके देश में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा। पाकिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान लादेन को पनाह दे रहा था। पाकिस्तान द्वारा तालिबान को मदद देना, अल-कायदा के आतंकियों को सुरक्षित पैसेज देना, सरकार और सेना द्वारा आतंकवाद प्रायोजित किया जाना, दूसरे देशों में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना। पाकिस्तान की इन भूमिकाओं के चलते अमेरिका में पाकिस्तान के प्रति अविश्वास बढ़ता गया। वहाँ लोग पूछने लगे कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक पार्टनर कैसे कहती है, किस आधार पर कहती है, क्यों उसे फंड देती है, क्यों उसे प्रश्रय देती है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका का ये फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान अमेरिका को मूर्ख बनाता आया है। ट्रंप ने कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तानी लीडरान आतंकवादियों को पनाह देते हैं और वहीं अमेरिका करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा बहा चुका है पाकिस्तान पर। ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद भी रोक दी। पाकिस्तान को दिए जाने वाले सालाना करीब 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज पर ताला लगा दिया। कहा कि जब तक पाकिस्तानी सरकार चरमपंथियों और आतंकवादियों से रिश्ते नहीं तोड़ती, अमेरिका उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि हमने ये पूरा इतिहास आज क्यों सुनाया आपको। इसकी वजह है एक फ़ोन कॉल, या कहिए कि वो फ़ोन कॉल जो आया ही नहीं, जिसका इंतज़ार करते करते 6 महीने धुल चुके हैं। हुआ ये कि 20 जनवरी 2021 को अमेरिका में सत्ता बदली, राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। परंपरा है कि नया राष्ट्राध्यक्ष सत्ता संभालने के बाद विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को टेलीफोन करता है। इस बातचीत में दोनों लीडर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, सहयोग का वचन देते हैं। इस बातचीत से दोनों मुल्कों के आगामी संबंधों का टोन तय होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वर्ल्ड लीडर्स को किस क्रम में कॉल करते हैं, इस पर ख़ास नज़र रखी जाती है। जिन्हें शुरुआत में कॉल किया जाए, मतलब उनके प्रति विशेष स्नेह है, उस देश के साथ अच्छे संबंधों को तवज्जो देने का प्लान है। अब फिर से गौर कीजिए, बाइडेन ने कार्यभार संभाला 20 जनवरी 2021 को। राष्ट्रपति बनने के बाद जिन वर्ल्ड लीडर को उन्होंने सबसे पहले फ़ोन किया वो थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। अगला कॉल गया मैक्सिकन प्रेसिडेंट आंद्रेस लोपेज ओब्राडोर को। तीसरा कॉल ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को। फिर फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को। फिर व्लादिमीर पुतिन का नंबर आया। 8 फरवरी को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पास फ़ोन मिलाया।
टेलीफोन कॉल्स की इस हायरार्की का अनुवाद समझिए। बाइडेन के पूर्ववर्ती थे ट्रंप। उन्होंने मेक्सिको और कनाडा दोनों से झगड़ा रखा। बाइडेन इस पॉलिसी को बदलना चाहते हैं, पड़ोसियों से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। इसीलिए पहले 2 फोन कॉल्स उन्होंने कनाडा और मेक्सिको को मिलाया। फिर बारी आई यूरोपियन पार्टनर्स की, जो कि नेटो के सहयोगी भी हैं। ट्रंप का ब्रिटेन से तो रिश्ता पहले ही से ही ठीक था, मगर फ्रांस और जर्मनी से उनका तनाव था। बाइडेन उनसे भी संबंध प्रगाढ़ करना चाहते हैं। चीन जैसे अग्रेसर्स के आगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने में भारत की भूमिका भी अहम है। इसीलिए प्रेसिडेंसी संभालने के शुरुआती 3 हफ्तों के भीतर ही नरेंद्र मोदी को फोन मिलाया गया। और बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कब फोन मिलाया? जवाब है अभी तक नहीं। बाइडेन को कार्यकाल संभाले करीब 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया। इस बात से इमरान बहुत झल्लाए हुए हैं। इस झल्लाहट का संकेत मिला एक हालिया इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू दिया पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने। उन्होंने पिछले दिनों ब्रिटिश अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स से बात की। इसमें मोइद यूसुफ ने बाइडेन के फोन ना करने की बात उठाई। कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब तक हमारे प्रधानमंत्री को कॉल नहीं किया। पाकिस्तान इतना अहम राष्ट्र है, वो क्या सिग्नल दे रहे हैं, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमसे कहा जा रहा है कि फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा। कभी कहते हैं तकनीकी खामी है, कभी कुछ और कहते हैं। मैं साफ साफ कहूँ, लोगों को इन बहानों पर एतबार नहीं हो रहा। अगर फ़ोन कॉल किसी किस्म का उपकार है, अगर सुरक्षा संबंध किसी किस्म का कंसेशन है, तो सबको समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास और भी विकल्प हैं। NSA यूसुफ ने विकल्प की बात तो कही, मगर विकल्प का नाम नहीं लिया। वो कहें या ना कहें, हर किसी को पता है कि वो चीन की बात कर रहे थे। पाकिस्तान भले चीन का नाम गिनाए, मगर सच ये है कि अमेरिका के लिए फ़िलहाल उसकी कोई जियो स्ट्रैटेजिक वैल्यू नहीं है। अमेरिका अफ़गानिस्तान से वापसी कर चुका है। उसे अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र आने की भी कोई उम्मीद नहीं दिखती, और लोकतंत्र को कायम करने में पाकिस्तान की तरफ से मदद मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं दिखती। तालिबान की वापसी भी करीब करीब तय है। ऐसे में अमेरिका को यहाँ और उलझने से बेहतर लगा लौट जाना। जब तक कि अफ़गानिस्तान उसकी प्रायोरिटी में वापस नहीं लौटता, पाकिस्तान के साथ उसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बहुत रिवाइव होने की उम्मीद नहीं दिखती। और जैसा कि हमने आपको बार बार बताया, उन दोनों के बीच का रिश्ता गिव एंड टेक पर था। जब तक एक के पास कुछ देने को था, तब तक दूसरे की उसमें दिलचस्पी थी। अब पाकिस्तान लेना तो चाहता है, लेकिन अमेरिका के फिलहाल उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखती। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।